हेलो क्लास 11 के जुगनूस, क्या हालचाल, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू योर क्लास। और आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेविटी सर्कल पर भी आप लोगों का स्वागत है। और गाइस, हम लोग हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे थे एंड रियली सॉरी, थोड़ा सा वीडियो डिले हो गया क्योंकि क्लास 12 की डेट्स आ गई हैं और उनका थोड़ा सा टॉपिक बच रहा था, तो वो हमने जल्दी जल्दी कंप्लीट करा दिया। अब आपका हम लोग प्रॉपरली सिलेबस कंप्लीट कराने की तरफ चलेंगे। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो ही गई थी, हाइड्रोकार्बन्स में भी अल्केन्स तक हम लोगों ने निपटा लिया था। आज हम लोगों को शुरू करना है अल्कीन्स। तो चलिए आप लोग हेडिंग डाल दीजिए एंड लेट्स टॉक अबाउट एल्कीन्स। नाउ गाइस, एल्कीन्स क्या होते हैं हम लोग सब जानते हैं। एल्कीन्स आर द अनसैचुरेटेड, अल्कीन्स क्या होते हैं? दे आर नथिंग बट द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। यस सर, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। क्या आप लोगों ने ग्रेविटी सर्कल शॉर्ट्स को सब्सक्राइब किया है? ग्रेविटी सर्कल शॉर्ट्स हमारा नया यूट्यूब चैनल है जिस पर हम लोग 1 मिनट से छोटे वीडियोस डालते हैं फॉर स्ट्रेटेजी एंड एवरीथिंग। तो बढ़िया चैनल है, सब्सक्राइब करके रखना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होने के साथ साथ इन्हें ओलेफिन्स के नाम से जाना जाता था पहले। अल्कीन्स वर ऑल्सो नोन एज ओलेफिन्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ओलेफिन्स? ओलेफिन्स का मतलब होता है, ओलेफिन्स का मतलब होता है ऑयल फॉर्मिंग। ओलेफिन्स का मतलब होता है ऑयल फॉर्मिंग। ये यूजुअली ऑयल फॉर्मिंग होते हैं, तेल बनाने वाले, यानी जो यूजुअली पेट्रोलियम वगैरह होता है, जो ऑयल्स वगैरह होते हैं अनसैचुरेटेड ऑयल्स, जैसे वेजिटेबल ऑयल्स हो गए, ऑलिव ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, ग्राउंडनट ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया। ये जो ऑयल्स होते हैं ये सब अनसैचुरेटेड अल्कीन्स से तो बनते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स तो होते हैं, तो इनको ओलेफिन्स बोला जाता है। यहां पर एक खास बात और हम लोग करेंगे। अल्कीन्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है, एल्कीन्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है सिंपल CnH2n। वो होता है सिंपल CnH2n। ठीक है, यहां पर स्टार बनाकर एक पॉइंट लिखना। अगर आप n की वैल्यू 1 रखोगे तो ये बन जाएगा CH2 विच इज कॉल्ड एज मीथीन। ये लोग इस बारे में बात नहीं करते बट इसे एक्चुअली मीथीन बोला जाता है। लेकिन जो मीथीन होता है इट इज हाईली अनस्टेबल। जो मीथीन होता है इट इज हाईली अनस्टेबल। इसका हाफ लाइफ बहुत शॉर्ट होता है, अनस्टेबल होता है। देयरफॉर इट इज नॉट कंसीडर्ड। देयरफॉर इट इज नॉट कंसीडर्ड। इसीलिए इसको कंसीडर नहीं किया जाता। इसीलिए अगर आप लोग अल्कीन्स की होमोलोगस सीरीज बनाएंगे, देयरफॉर जो आप अल्कीन्स की होमोलोगस सीरीज बनाएंगे, सो देयरफॉर द होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कीन्स, होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कीन्स जो होती है इट टेक्निकली स्टार्ट्स फ्रॉम C2H4, यानी इट स्टार्ट्स फ्रॉम इथीन एंड नॉट फ्रॉम मीथीन। क्या ये बात समझ में आ गई? आगे बढ़े। चलिए, अल्कीन्स की बात करने के बाद आइए अल्कीन्स के स्ट्रक्चर को डिस्कस करना चालू करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर। देखिए, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। कार्बन के 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के एक्साइटेड स्टेट की बात करता हूं तो 2s में 1 इलेक्ट्रॉन, 2px, 2py एंड 2pz में एक और 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन हम सब इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब कभी भी आपके किसी कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड आ जाता है तो हाइब्रिडाइजेशन इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो क्योंकि अल्कीन के अंदर आपके कार्बन को एक डबल बॉन्ड बनाना है, इसलिए केवल यही ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। यहां पर आपके एक s ऑर्बिटल के साथ में केवल 2 p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे और हाइब्रिडाइजेशन के अंदर बनाएंगे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे? 3। और आपका ये जो 2pz है, ये जो आपका 2pz है, इट विल रिमेन अनहाइब्रिडाइज्ड।
इट विल रिमेन अनहाइब्रिडाइज्ड, अनहाइब्रिडाइज्ड रह जाएगा और आपके 3 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनकर आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे भरेंगे भाई, तीनों के अंदर एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके 2pz के अंदर आ जाएगा। अब क्या होगा, अब चलिए एल्कीन का फॉर्मेशन करते हैं। ये ले लिया मैंने एक कार्बन, ये ले लिया मैंने सामने वाला दूसरा कार्बन। अब यहां पर इस कार्बन का एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये आ गया, एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये आ गया, एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये आ गया। ये इसके 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए। ये इसका एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, ये इसका एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया और ये इसका एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। ये दोनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो गई और इससे बन गया एक सिग्मा बॉन्ड, राइट। ये आपका sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये आपका sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो sp2 ओवरलैपिंग की वजह से बन गया एक सिग्मा बॉन्ड। लेट्स से यहां पर एक हाइड्रोजन आ गया, यहां पर एक हाइड्रोजन आ गया, यहां पर एक हाइड्रोजन आ गया, यहां पर एक हाइड्रोजन आ गया। अभी हम लोग इथीन बना लेते हैं, तो यहां पर भी ओवरलैपिंग से एक सिग्मा बॉन्ड, यहां पर ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड, यहां पर ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड, यहां पर ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा जो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगी, ध्यान रखना पड़ेगी। अगर आप हाइड्रोजन ले रहे हो तो ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है और इसका sp2 है, यहां पर भी s sp2 होगा, यहां भी s sp2 होगा, यहां भी s sp2 होगा। लिख लेते हैं s sp2 ओवरलैपिंग, यहां भी s sp2 ओवरलैपिंग और यहां भी s sp2 ओवरलैपिंग। ठीक प्यारे बच्चों, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? तो यहां पर आपका एक सिग्मा बॉन्ड बन के तैयार हो गया। अच्छा, यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे, कार्बन कार्बन के बीच में जो पहला सिग्मा बॉन्ड होगा इसकी बॉन्ड इंथैल्पी 397 किलो जूल्स पर मोल के आसपास रहेगी। आप 397 की जगह इसको अप्रोक्सीमेटली 387 किलो जूल्स याद रखो। दिस विल बी अराउंड 387, बट आप तो एक काम करो, एनसीईआरटी में शायद 397 ही दी हुई, तो लेट्स अवॉइड कंफ्यूजन। 397 किलो जूल पर मोल, इसको तोड़ने के लिए आपको एनर्जी लगेगी। अब यहां पर आप लोग सभी जानते हैं कि आपके इस कार्बन के पास में ये हटा दूं, यहां पर लिख दूं ssp2 और सिग्मा। अब आप जानते हैं कि आपके इस कार्बन के पास में एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है 2pz, आपके इस कार्बन के पास में एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है 2pz। अब ये दोनों अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ में इस तरीके से ओवरलैपिंग कर लेंगे। ये दोनों अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ में इस तरीके से ओवरलैपिंग कर लेंगे और ओवरलैपिंग करने के बाद क्या करेंगे, एक पाई बॉन्ड बना लेंगे। क्या बना लेंगे, एक पाई बॉन्ड। तो ये पहला तो आपका सिग्मा बॉन्ड हो गया और दूसरा बॉन्ड कौन सा बन गया, पाई बॉन्ड बन गया। तो दिस फॉर्म्स योर पाई बॉन्ड। क्या ये चीज क्लियर हो गई? इनफैक्ट ये पाई बॉन्ड को तोड़ना हमारे लिए बहुत आसान होता है। इसकी बॉन्ड इंथैल्पी आप केवल 284 किलो जूल्स पर मोल ही देख पाएंगे। क्या ये चीज क्लियर हो गई? क्या ये चीज क्लियर हुई मेरे प्यारे बच्चों? मतलब ये वाला जो बॉन्ड है, ये जो आपका पाई बॉन्ड है, दैट इज फॉर्म्ड बाय लूजली पैक्ड, दैट इज फॉर्म्ड बाय लूजली पैक्ड इलेक्ट्रॉन्स या लूजली पैक्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स। भाई पाई बॉन्ड किसकी वजह से बन रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होता है जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के अंदर होता है। तो ये आपका पाई इलेक्ट्रॉन है, अब ये बहुत ज्यादा लूजली पैक्ड है। अब लूजली पैक्ड है इसका मतलब यह है कि इजीली टूट जाएगा। सो देयरफॉर क्योंकि ये जो है ये लूजली पैक्ड इलेक्ट्रॉन से बना है, देयरफॉर योर पाई बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड, योर पाई बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड। देखो आप खुद एक बात समझने की कोशिश करना, आपने केमिकल बॉन्डिंग में तो मेरे साथ में ये चीज पढ़ी होगी कि जब इस प्रकार का हेड ऑन कोलिजन होता है, जब ये दो ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ में हेड ऑन तरीके से जुड़ते हैं तो टाइट जुड़ेंगे, अच्छे खासे जुड़ेंगे, स्ट्रॉन्ग तरीके से जुड़ेंगे और आपका सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग भी होता है। लेकिन अगर आप इस तरीके से जोड़ोगे, यानी एक ऊपर का लोब जुड़ गया, अब ये इस तरीके से ओवरलैपिंग हो रही है, ये 2pz ये 2pz, ये नीचे ये ऊपर, अब ये कितना कमजोर है, ये टूट गया, जरा से में टूट जाएगा।
तो ये जो साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है ये हमेशा लूज पैकिंग होती है, ये हमेशा लूज ओवरलैपिंग होती है, तो ये जल्दी टूट जाता है। और आप देखो एक्सपेरिमेंट ने बताया भी है कि ये पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत कम एनर्जी लगती है, मतलब ये बॉन्ड एक प्रकार का वीक बॉन्ड है। क्या ये चीज क्लियर हो गई? अच्छा, एक बात मुझे बताओ कि इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ में पाई बॉन्ड बनाया क्यों? पाई बॉन्ड इसलिए बनाया क्योंकि कार्बन के पास में टोटल 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में से कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ में एक सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बना लेता है। ये कार्बन का दूसरा इलेक्ट्रॉन लेट से इस हाइड्रोजन के साथ में, और कार्बन का तीसरा इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ में सिग्मा बॉन्ड बना लेता है। यही चीज इस कार्बन के साथ में भी होती है, इसका दूसरा और इसका तीसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ में सिग्मा बॉन्ड बना लेता है। लेकिन अब ये कार्बन का चौथा इलेक्ट्रॉन और ये कार्बन का चौथा इलेक्ट्रॉन फालतू बैठा है, इनके पास में सिंगल सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए कोई एटम ही नहीं है। तो अब ये कार्बन और ये कार्बन बोलेंगे भाई क्या करें? बोलेंगे चलो आपस में ही जुड़ जाते हैं, टेम्पररीली जुड़ जाते हैं, कमजोर बॉन्ड बना लेते हैं। अगर इन फ्यूचर कोई ऐसा एटम या कोई ऐसा ग्रुप आया जिससे इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी तो हम हमारा ये पाई बॉन्ड तोड़ लेंगे। पाई बॉन्ड क्यों तोड़ लेंगे? भाई कमजोर बॉन्ड है ना, साइड वाइज ओवरलैपिंग से है तो टूट जाएगा। इसीलिए सब लोग स्टार बनाकर एक पॉइंट लिखेंगे दैट द पाई बॉन्ड is formed by the loosely packed pi electrons and therefore is weak and provides electrons very easily to those species which requires इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन की जरूरत किसको होती है? इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, इलेक्ट्रोफाइल्स को। इलेक्ट्रोफाइल्स कौन होते हैं? इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल्स मतलब लविंग, यानी इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप को। सो देयरफॉर क्या होगा? सो देयरफॉर अगर आपके पास में यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो कोई भी एक इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज यहां पर आकर इन दोनों में से किसी भी एक कार्बन पर बहुत आराम से अटैक कर सकता है और यह कार्बन उसे इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा। यहां पर हम आगे और पढ़ेंगे, मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टी में इसके सब प्रकार की केमिकल रिएक्शंस पढ़ाऊंगा, बट इस बात का आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है? कोई परेशानी इसके अंदर, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? पक्का? अच्छा, एक बात अब हम लोग और ध्यान रखेंगे कि यहां पर जब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड था तो हमने इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी पढ़ी थी? तब हम लोगों ने इसकी बॉन्ड लेंथ पढ़ी थी 154 पिकोमीटर्स। लेकिन जब कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आ गया तब हम लोगों ने उसकी बॉन्ड लेंथ पता है कितनी पड़ी? क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया है, कार्बन कार्बन में 2 बॉन्ड है, ये एटम नजदीक आ गए हैं एंड इसकी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होकर हो जाती है 134 पिकोमीटर्स। क्लियर होता है? कोई दिक्कत? अगर कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो आप लोगों को बॉन्ड एंथैल्पी लग रही है वो लगती है नियर अराउंड 348 किलो जूल्स पर मोल। लेकिन जब आप इस डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे तो इस डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको बॉन्ड एंथैल्पी नियर अराउंड 681 किलो जूल्स पर मोल की लगेगी, यानी कि डबल बॉन्ड को तोड़ना हमारे लिए मुश्किल है। यहां पर बात को समझने की कोशिश करना, डबल बॉन्ड का मतलब है ये पाई बॉन्ड प्लस ये सिग्मा बॉन्ड, यानी आप पहले थोड़ी सी एनर्जी देंगे। कितनी एनर्जी देंगे? आप 284 किलो जूल पर मोल की एनर्जी देंगे। ये 284 किलो जूल पर मोल की एनर्जी से केवल पाई बॉन्ड टूटेगा, लेकिन सिग्मा बॉन्ड तो अवेलेबल है। फिर इस सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने के लिए आप 397 की एनर्जी देंगे, तो 397 प्लस 284 नियर अराउंड 681 के आसपास होगा। मतलब इंडिविजुअल को जोड़ते हैं तो एग्जैक्ट सेम वैल्यू नहीं बनती है,
एक साथ वैल्यू देने पर अलग, एक साथ एनर्जी देने पर अलग वैल्यू आ सकती है। तुम ज्यादा इसमें गणित मत लगाना, 681 याद रखना। तो जब आप टोटल 681 दोगे तो दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे, लेकिन जब आप केवल सिंगल बॉन्ड तोड़ने जाओगे तो सिंगल बॉन्ड में कम एनर्जी लगेगी। लेकिन यहां पर सवाल यह है कि पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड में मजबूत कौन? डेफिनेटली सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड कमजोर है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के मुकाबले जल्दी टूट जाता है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज नॉमेनक्लेचर। गाइस मुझे एक बात बताइए, क्या मुझे आपको नॉमेनक्लेचर सिखाना चाहिए अल्कीन्स का? सच बताना। आई थिंक देयर इज नो नीड, लेकिन मैं आप लोगों को प्रॉब्लम 13.7 आपकी एनसीईआरटी की, आप लोग अपनी एनसीईआरटी खोले और एनसीईआरटी की प्रॉब्लम 13.7 पूरी सॉल्व करेंगे। इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा और इसकी देखा दाखी आप बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बेसिक लेवल की जो केमिस्ट्री है वो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं। तो ये वाला कंपाउंड है, आपको इसका एक तो नॉमेनक्लेचर करना है, आपको एक तो इसका नॉमेनक्लेचर करना है, और नॉमेनक्लेचर के साथ साथ आपको इसके अंदर कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है ये ढूंढना है। तो चलिए सबसे पहले मैं इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा ओपन करके लिख लेता हूं। ये कार्बन है, इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसके पास में एक CH3, एक CH3 ऐसा इधर है, एक CH3 ऐसा इधर है, फिर एक CH है, फिर एक डबल बॉन्ड है, फिर एक CH है, फिर एक CH2 है, फिर एक CH है, फिर एक डबल बॉन्ड है, CH है, फिर CH है, फिर यहां पर C2H5 है, यानी CH2 CH3 और ये हो जाएगा CH3। ये अपन ने इसको ओपन कर लिया। अब जरा इसका नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं। देखो यहां पर आप देखो कि यहां पर एक डबल बॉन्ड इधर है, एक डबल बॉन्ड इधर है। अब नंबरिंग कहां से शुरू करें? अगर मैं इसे 1 बोलूं, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 कार्बन की चेन हो रही है। अगर मैं यहां से शुरू करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कार्बन की चेन हो रही है। मतलब नंबरिंग यहां से शुरू करनी पड़ेगी। 1 2 3 4, एक डबल बॉन्ड चौथे पे, 5 6 7 और एक डबल बॉन्ड 7 पे। तो लोएस्ट सम रूल के हिसाब से 4 + 7 होता है 11। अब जरा यहां से देख ले, 1 2 3, एक डबल बॉन्ड 3 पर, 4 5 6 और एक डबल बॉन्ड 6 पर, 6 + 3 9, यानी ये नंबरिंग गलत है, ये नंबरिंग सही है। मतलब हम लोगों को नंबरिंग कहां से शुरू करनी पड़ेगी? हम लोगों को नंबरिंग शुरू करनी पड़ेगी लेफ्ट टू राइट। तो अब हम लोग लेफ्ट टू राइट नंबरिंग शुरू कर देते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6 7 8 9 10। अब आप यहां पर देखो सब्स्टिट्यूएंट क्या है। 8वें नंबर वाले कार्बन पर एक मिथाइल है और दूसरे नंबर वाले कार्बन पर एक मिथाइल है, तो इसका नाम क्या लिखेंगे? 2,8 डाई मिथाइल। उसके बाद 10 कार्बन की चेन है, इसलिए डेक। फिर आप देखिए तीसरे नंबर वाले कार्बन पर और छठे नंबर वाले कार्बन पर 2 ईन है, तो डेक 3,6 डाईन। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा क्या? 2,8 डाई मिथाइल डेक 3,6 डाईन। आपकी एनसीईआरटी में 3,6 डेका डाईन लिखा हुआ है, जो कि सही नहीं है। हम जो रूल पढ़ते हैं आईयूपीएसी का, उस हिसाब से ये नाम लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब इसके बाद आपको इसमें सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करना है। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। देयर आर 33 सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड में केवल एक पाई बॉन्ड ये दिख रहा है
और एक पाई बॉन्ड मुझे ये दिख रहा है, तो 33 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स आर देयर, 33 सिग्मास एंड 2 पाई बॉन्ड्स आर देयर। ठीक है, कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों, कोई परेशानी? चलिए, तो आइसोमर्स, अब आप लोग आइसोमर्स हम लोग शुरू करने वाले हैं, तो हेडिंग डालेंगे आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म्स। ठीक है, और नॉमेनक्लेचर के अब आप लोग प्रॉब्लम जो है कौन सा था यार, ये प्रॉब्लम का नंबर क्या था, 13.7, आप लोग इसको पूरा करेंगे। ठीक है, ये आपका टास्क है, ये आपका होमवर्क है, आपको इसको अच्छे तरीके से करना है। अब यहां पर आइसोमेरिज्म की बात करें तो सबसे पहले हम लोगों को यहां पर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म दिखाई देता है। अब आप लोग जानते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट डिफरेंट होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होगा। सबको एप्लीकेशन इसका आता है, हम लोग ऑलरेडी अल्केन्स के अंदर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को डिफाइन कर चुके हैं कि यहां पर इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा लेकिन यहां पर इनका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो होगा वो यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अब यहां पर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में भी बहुत सारे तरीके के थे, चेन, फंक्शनल, पोजीशन और मेटा। अब इतने टाइप के होते हैं, तो अल्कीन्स कौन से टाइप के शो करते हैं, तो यहां पर मैं एग्जाम्पल के साथ अगर आपको बताऊं तो देखिए, यहां पर लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, कार्बन नंबर 2 यानी इथीन और प्रोपीन सिंगल आइसोमर शो करते हैं। आइसोमेरिज्म की शुरुआत हमेशा 4 या 4 से ज्यादा कार्बन की होगी। उधर आपने देखा होगा अल्केन्स में भी 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन वाला कार्बन जो कंपाउंड है वो कभी आइसोमेरिज्म में शो नहीं करेगा। तो यहां पर आप लिख लीजिए दैट इथीन एंड प्रोपीन, इथीन एंड प्रोपीन यानी कि 2 and 3 कार्बन, 2 and 3 कार्बन कंटेनिंग, 2 and 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, कंपाउंड्स ये कि हाइड्रोकार्बन लिखो ज्यादा बेहतर है, कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन्स डू नॉट शो आइसोमेरिज्म। तो यहां पर अब हम लोगों को जो एग्जाम्पल लेना पड़ेगा वो हमें लेना पड़ेगा 4 कार्बन वाला। तो देखिए CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या होगा, दैट इज योर ब्यूट 1ene। फिर आपका दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा, CH3, CH डबल बॉन्ड CH, CH3, ये क्या होगा, ये होगा आपका ब्यूट 2ene, ये होगा आपका ब्यूट 2ene। अब आपका तीसरा जो होगा वो होगा CH2 डबल बॉन्ड CH, CH3 1 2 3 और CH3 1 2 3 4। ठीक है, ये आपका एक यहां पर आइसोमर ये भी हो सकता है। ठीक है, एक आपका आइसोमर ये भी हो सकता है। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, 2 मिथाइल प्रोप 1ene। अब यहां पर आप देखो कि आपका जो आइसोमर 1 है, आपका जो आइसोमर 1 है एंड आपका जो आइसोमर 2 है, ये क्या है, ये पोजीशन आइसोमर्स है एक दूसरे के, ये एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स है। यहां पर डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग अलग है। स्ट्रक्चर नंबर 1 एंड स्ट्रक्चर नंबर 3 जो है ये एक दूसरे के साथ में चेन आइसोमेरिज्म में शो कर रहे हैं। भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो तीनों का सेम है, 4 कार्बन और 8 हाइड्रोजन, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तीनों का सेम है, लेकिन पहले के और तीसरे के बीच में आप यहां पर देखेंगे तो फर्स्ट और थर्ड के बीच में गाइस क्या हो रहा है, फर्स्ट और थर्ड के बीच में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, चेन की लेंथ का फर्क है। देयर इज अ डिफरेंस इन द चेन लेंथ, तो दोनों की चेन का फर्क है, तो दोनों चेन आइसोमेरिज्म होगा। इनफैक्ट 2 और 3 भी देखो, इनफैक्ट स्ट्रक्चर नंबर 2 और स्ट्रक्चर नंबर 3 भी
एक दूसरे के साथ में चेन आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। बोथ ऑफ देम आर शोइंग चेन आइसोमेरिज्म विथ ईच अदर। देखो जरा इसको ध्यान से, तो ये आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तो आपको आ ही गया, ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपको आ गया। अब हम लोग चलते हैं हमारे सेकेंड आइसोमेरिज्म की तरफ, दैट इज योर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जो वैसे तो टेक्निकली इसको स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पार्ट माना जाता है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है? व्हाट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म? स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, डेफिनेटली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, लेकिन थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अराउंड द बॉन्ड्स आर डिफरेंट। अब मैंने आपको पढ़ा रखा है कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल टाइप का होता है। तो यहां पर आपके जो अल्कीन्स होते हैं, दीज अल्कीन्स शोज ओनली एंड ओनली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। दे शोज ओनली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आपके जो अल्कीन्स होते हैं, दे शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालते हैं हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मेरे पास में एक कार्बन है, ये दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। नाउ यहां पर क्या होता है, इस कार्बन से लेट्स से यहां पर एक X जुड़ा हुआ है, यहां पर एक X जुड़ा हुआ है, यहां पर एक Y जुड़ा हुआ है, यहां पर एक Y जुड़ा हुआ है। अब जब आप इस कंपाउंड को बिल्कुल सेंटर से क्लीव करोगे, यानी आपने बीच में से एक लाइन डाली, इस कार्बन के न्यूक्लियस को चीरती हुई गई, इस डबल बॉन्ड के बीच में से होती हुई गई, इस न्यूक्लियस को चीरती हुई बाहर आ गई, यानी हमने अल्कीन को सेंटर से काट दिया। इसके 2 डायमेंशनल नहीं, इसके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर से समझो। हमने क्या किया, हमने डबल बॉन्ड के बीच में यहां से लाइन घुसेड़ी। इससे क्या हुआ कि एक डबल बॉन्ड जो था वो ऊपर चला गया और सेंटर में से हमने लाइन ड्रॉ करी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर ऐसी लाइन ड्रॉ कर दे कभी हम, तो बेटा अगर आपने ऊपर से नीचे लाइन ड्रॉ कर दी तो आपके 2 कार्बन अलग हो जाएंगे। हमें कैसी लाइन ड्रॉ करनी है, हमें ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है कि हमारे कार्बन एक दूसरे से अलग ना हो। मतलब कि अगर आप कभी चाहें कि मैं ऐसी लाइन डाल दूं तो बेटा ऊपर का कार्बन अलग हो गया, नीचे का कार्बन अलग हो गया। क्या आप ऐसा करना चाहते हो? नहीं, हम ऐसा करना नहीं चाहते, इसलिए हम लोग ऐसा कट करेंगे कि दोनों कार्बन इस लाइन के बाद भी अटैच्ड दिखें। अब क्या होगा ऐसी कंडीशन में, यू आर ऑब्जर्विंग कि X और X ग्रुप एंड Y ग्रुप, अगर आप यहां पर देखेंगे तो इस पर्टिकुलर प्लेन पर, कार्बन के इस पर्टिकुलर प्लेन पर जब आपने लाइन से काट दिया इसको, तो इस प्लेन पर इधर X है, इधर Y है, इस प्लेन पर भी इधर X है और इधर Y है। तो यहां पर क्या हो गया, जो आपका Y ग्रुप है वो इधर X के साथ है, यानी कि सेम प्लेन पर डिफरेंट ग्रुप है। यहां पर क्या हो गया, ऑन द सेम प्लेन, यहां पर क्या हो गया, ऑन द सेम प्लेन ग्रुप्स आर डिफरेंट, है ना। तो ऐसे आइसोमर को बोला जाता है ट्रांस आइसोमर्स। ऐसे ग्रुप्स को बोला जाता है ट्रांस आइसोमर्स। सिमिलरली अगर मेरे पास में कार्बन में डबल बॉन्ड है, इधर मैंने X लगा दिया, इधर मैंने X लगा दिया, इधर मैंने Y लगा दिया, इधर मैंने Y लगा दिया, और अब बोला कि इसको बीच में से काटो। अब आपने जैसे इसको बीच में से काटा, अब आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि इधर Y है तो इधर भी Y है, मतलब ये जो तुम्हारा प्लेन आ गया, इस प्लेन पर Y है और इस प्लेन पर आपका X है। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर हो गया सेम ग्रुप, यहां पर हो गया सेम ग्रुप ऑन द सेम साइड, सेम ग्रुप ऑन द सेम साइड। ऐसो को बोला जाता है आपका सिस आइसोमर्स।
दे आर कॉल्ड एज सिस आइसोमर्स। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितने टाइप के हो गए? दो टाइप के हो गए। पहला टाइप हो गया आपका सिस एंड दूसरा टाइप हो गया आपका ट्रांस। सिस आइसोमर्स एंड ट्रांस आइसोमर्स। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? अच्छा, अब एक बहुत बार मेरे से बच्चे बोलते हैं कि सर क्या ये कन्फॉर्मेशन शो कर सकते हैं, जैसे अल्केन शो कर रहा था, एक अल्केन CH3 यहां, एक CH3 यहां। अब ये CH3 सिंगल बॉन्ड पर है, तो ये CH3 लेट्स इमेजिन ऐसा है और एक CH3 लेट्स इमेजिन ऐसा है ये। तो ये CH3 ऐसा घूम रहा था, टॉय 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 और इनफाइनाइट कन्फॉर्मेशंस बना रहा था, इनफाइनाइट रोटामर्स बना रहा था। भाई रोटामर आर द टाइप ऑफ आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन उनका डिग्री वाइज उनका अरेंजमेंट डिफरेंट है। तो वो रोटेट कर रहे हैं अपने सिंगल एक्सिस पर, तो उनका एंगल ऑफ रोटेशन अलग होने की वजह से वो बना रहे थे रोटामर्स। तो क्या ये रोटामर्स बना सकते हैं? तो यहां पर गाइस डबल बॉन्ड आ गया है। आप एक चीज मेरे साथ में इमेजिन करो, ये मेरे पास में दो मार्कर्स हैं, ये मेरे हाथ में मैंने दो मार्कर फंसाए और ये हाथ में मैंने मेरे दो मार्कर फंसाए, ठीक है। अब ये देखो डबल बॉन्ड सबको दिख रहा है। अब अगर मैं इसको रोटेट करना चाहूं तो ये देखो ये क्रॉस कर रहा है। देखो अभी तो बढ़िया था, चकाचक था, कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन जैसे ही मैंने एक ग्रुप को रोटेट करने की कोशिश करी, आप देखो ये बॉन्ड एक दूसरे से क्रॉस कर रहा है। ये देखो ये तो ये क्या मेरे को रोटेट नहीं करने दे रहा है। चलो मैं इसको ऐसे पकड़ लेता हूं ये। अब अगर मैं इसको घुमाऊंगा, ये देखो अभी तो बढ़िया है, लेकिन जैसे ही मैं इसको घुमाऊंगा ये देखो ये अटकने लग रहा है, ये अटक रहा है, ये देखो ये टूट गया यहां से। तो इसका मतलब क्या है कि अल्कीन्स भी टूट जाएंगे। इसका मतलब क्या है? अल्कीन्स भी टूट जाएंगे। इसलिए हम यहां पर स्टार बनाकर एक पॉइंट लिखेंगे दैट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड the free rotation around the bond is restricted। यहां पर आप ब्रैकेट में लिख देंगे therefore no conformers, और आप इसे रोटामर्स भी बोल सकते हैं। नो कन्फॉर्मर्स और रोटामर्स आर फॉर्म्ड। नो कन्फॉर्मर्स और रोटामर्स आर फॉर्म्ड। कोई कन्फॉर्मर और कोई रोटामर का यहां पर फॉर्मेशन नहीं होता, क्योंकि डबल बॉन्ड इसे क्या कर देता है? रेस्ट्रिक्टेड कर देता है। एज इट इज शोन इन अल्केन्स, यहां पर यह अल्कीन्स के अंदर इतना फ्रीली दिखाई नहीं देता। क्या यह बात मेरे प्यारे बच्चा लोगों को समझ में आ रही है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको इसको समझाऊं। मेरे पास में यहां पर ब्यूटीन का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 और H। अब अगर आप इस कंपाउंड को देखो और अगर आप इस कंपाउंड के बीच में से यहां से एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश भी करो, तो सेम प्लेन पर इधर भी CH3 इधर भी CH3, दे आर ऑन द सेम प्लेन। ये हाइड्रोजन दे आर अगेन ऑन द सेम प्लेन। तो इस कंपाउंड का आप लोग नाम क्या लिखेंगे? आप इसको कौन सा आइसोमर बोलेंगे? सिस 1 2 3 4, दिस इज सिस ब्यूटेन। सिमिलरली अगर मेरे पास में यहां पर CH3 है, ये कार्बन से कनेक्टेड है, यहां डबल बॉन्ड है, तो यहां पर हाइड्रोजन ऊपर कर दो, CH3 नीचे कर दो। जब आप इसके बीच में से लाइन पास करोगे तो यहां पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि एक CH3 ऊपर है तो एक हाइड्रोजन ऊपर है, इधर CH3 नीचे है तो इसके साथ में हाइड्रोजन है, यानी क्या हो गया? अपोजिट या डिफरेंट ग्रुप ऑन द सेम साइड। तो ये कहलाएगा आपका ट्रांस आइसोमर, ट्रांसब्यूटेन। अब आप एक बात पता जानते हैं, ये दोनों आइसोमर्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन इनके जो ग्रुप्स हैं वो डिफरेंटली अरेंज्ड है। सिस के अंदर सेम ग्रुप ऑन सेम साइड है, लेकिन ट्रांस के अंदर डिफरेंट ग्रुप ऑन सेम साइड है। तो इसका मतलब यह है कि इनकी प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंस होगा। जी हां, आप यहां पर देखेंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट आपको थोड़ा ज्यादा
277 केल्विन दिखाई देगा, तो आपको इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा कम 274 केल्विन दिखाई देगा, यानी कि दिस आइसोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज आल्सो। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट के अलावा आपको इसका, मैं कहां लिखूं, यही लिख दूं, दे डिफर इन, हम यहां पर लिख देते हैं, बोथ द आइसोमर डिफर्स इन बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डायपोल मोमेंट, यानी कि पोलैरिटी वगैरह, जो आपकी डायपोल मोमेंट होती है ना, पोलैरिटी, उसमें भी एक दूसरे के साथ में डिफर करते हैं। उसके अलावा आपको इनकी सॉल्यूबिलिटी भी डिफरेंट नजर आती है। इनफैक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बताता हूं, देखो हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब कभी भी कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आ जाता है, कार्बन बिकम्स थोड़ा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इस बात का ध्यान रखना, अगर आपको नहीं पता है तो स्टार बनाकर एक पॉइंट लिखो कि अगर तुम्हारा कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर तुम्हारे कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है तो ये तुम्हारा कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, दोनों के दोनों। और अगर तुम्हारे कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है तो ये कार्बन आपका sp हाइब्रिडाइज्ड। अब इस बात का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना कि अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की ताकत। अब क्योंकि ये दोनों कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड आ गया, इस कार्बन की बीच में जो बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ केवल 120 पिकोमीटर्स है, मतलब ये दोनों कार्बन एक दूसरे के काफी ज्यादा नजदीक है। और क्या है, और इसके अंदर s ऑर्बिटल का कैरेक्टर 50% और p ऑर्बिटल का कैरेक्टर 50% है। अब s ऑर्बिटल हम सब लोग जानते हैं कि s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के बहुत नजदीक माना जाता है। तो अगर तुम्हारे इस ट्रिपल बॉन्ड के अंदर s ऑर्बिटल का कैरेक्टर 50% है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के नजदीक है, मतलब यहां पर न्यूक्लियस पावरफुल है, इसीलिए sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, फिर उससे थोड़ी कम sp2 की और सबसे कम sp3 की। तो यहां पर इस बात का ध्यान रखना। तो यहां पर क्योंकि आपके कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यह कार्बन थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और यह कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो यह कार्बन थोड़ा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने लगेंगे। इसलिए आपको यहां पर हल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि कार्बन की कोई इतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं कि वो ऑक्सीजन बन जाए, पाव भर, जरा सी, छोटी सी, मतलब तुम बहुत ज्यादा फट्टू हो, तुम्हें तुम्हारे दोस्त ने बोल दिया कि अरे कुछ नहीं होता, जा लड़ जी ले अपनी जिंदगी, बाप से प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग, तेरा ये तेरा वो। आप डर डरते पापा के पास गए, पापा प्रॉपर्टी में हिस्सा दे दो, फट रही तुम्हारी, लेकिन फिर भी तुमने फटते फटते पिताजी के सामने बोल दिया प्रॉपर्टी में हिस्सा दे दो। इतना तो बोला, बस ये उतना ही है। ऐसा नहीं बोलो पापा प्रॉपर्टी में पैसा दे, हिस्सा दे मेरे को, अपुन की प्रॉपर्टी, हाँ मेरे को हिस्सा चाहिए प्रॉपर्टी में, माँ ऐसा तो नहीं कर रहे हो। बोलो पापा मम्मी वो प्रॉपर्टी में हिस्सा दे दो ना, बस इतना धीरे से। मतलब ये कार्बन भी कोई इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं बन रहा, जरा सा बन रहा है, पर फिर भी खींच तो रहा है। इसीलिए आपको यहां पर जो डायपोल मोमेंट है वो बहुत कम 0.33 डिवाइस मिलता है। लेकिन यहां वाले केस में क्या हो गया, ये कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचा, ये पार्शियल नेगेटिव हो गया, ये पार्शियल पॉजिटिव हो गया, लेकिन यहां लफड़ा हो गया। यहां पर ये CH3 जो पार्शियल पॉजिटिव है ये प्लेन के दूसरी साइड आ गया। अब पोलैरिटी क्या होती है, पोलैरिटी का मतलब होता है आपके मॉलिक्यूल के एक एंड पर पूरा पॉजिटिव तो दूसरा एंड पर पूरा नेगेटिव इकट्ठा हो जाए। ऐसा थोड़ी कि सैंडविच बन जाए, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव या पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसा थोड़ी होता है। एक एंड पर पॉजिटिव तो एक एंड पर नेगेटिव हो, यहां पर एक एंड पर नेगेटिव तो इकट्ठा हो रहा है, लेकिन एक पॉजिटिव ऊपर है एक पॉजिटिव नीचे, तो अपोजिट प्लेन पर होने का मतलब है वेक्टर क्वांटिटी है। ये तो आपको पता है ना, डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी, तो अपोजिट प्लेन पे होने की वजह से एक दूसरे को नलीफाई कर देगी, तो आपका जो ट्रांस वाला होता है ये नॉन पोलर नेचर का हो जाता है और ये आपके पोलर नेचर का हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इनकी प्रॉपर्टीज के अंदर। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? क्या ये चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो रही है?
क्या इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई भी डाउट? पक्की बात?